जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आइए हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर जो है जिसका नाम है लाइट एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश एवं परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? लाइट। इसमें क्या चीज़ है हमारे पास में? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन तथा अपवर्तन। और यह क्या हो गया? ये हो गया प्रकाश। ठीक है, हाँ। तो हम चैप्टर नंबर 10th को पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का 10th ही चैप्टर है। पुरानी बुक के हिसाब से 10th चैप्टर है, नई बुक के हिसाब से ये 9th चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम बात करते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज सबसे पहला टॉपिक और चैप्टर का इंट्रोडक्शन। बात करते हैं लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है। ठीक है, तो लाइट को हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या होती है? लाइट एक प्रकार की क्या होती है? एक एनर्जी होती है। लाइट इज अ टाइप ऑफ ए एनर्जी। लाइट मतलब प्रकाश। क्या होता है प्रकाश? प्रकाश होती है एक ऊर्जा। ऊर्जा बोले तो एनर्जी होती है। ठीक है, लाइट क्या होती है हमारे पास में? लाइट होती है एनर्जी। अब वहीं बात करें हम आगे, तो जो लाइट है, लाइट जो एनर्जी है, ये एनर्जी बाकी सभी एनर्जी की जैसी है। क्योंकि एनर्जी का आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एनर्जी क्या करती है। एनर्जी कभी भी जो है ख़त्म नहीं होती, ना कभी बनती। यानी कि एक पढ़ा होगा आपने इसकी थ्योरी के बारे में। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है। तो होता क्या है ऊर्जा का? ऊर्जा का होता है ट्रांसमिशन, यानी कि परिवर्तन होता है इसका। ऊर्जा रूप बदलती है, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में। ठीक है, हाँ। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए हम बात करते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को देखना चाहेंगे या किसी वस्तु को हम देखते हैं तो बिना लाइट के उसको हम नहीं देख सकते। आपने देखा होगा कि अगर किसी कमरे में एकदम से अंधेरा हो बिल्कुल, तो हमें चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती क्योंकि वहाँ पे रोशनी ही नहीं है। लेकिन जब हम वहाँ पे बल्ब ऑन करते हैं या हम जो है बाहर से कोई टॉर्च वगैरह, रोशनी वगैरह डालते हैं, तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। उसका कारण यही है। उसका कारण क्या है कि जो लाइट हम उसके ऊपर डालते हैं, वो लाइट वहाँ से हमारी आंखों पर पड़ती है वस्तु पर पड़ने के बाद में, तो वो हमें चीज़ों को दिखाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट एनर्जी है जो क्या करती है? हमें हेल्प करती है। किस चीज़ के लिए? सीन द ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को देखने के लिए, देखने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। और एक बात और है लाइट की जो खास बात है वो क्या है कि जो लाइट एनर्जी है ये हमेशा सीधी रेखा में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ये हमेशा ऐसे जाती है इस तरीके से, कभी नहीं मुड़ती। किस तरह भी जा सकती है, डायरेक्शंस की कुछ भी हो सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि किसी दिशा में गति करती है, लेकिन जाती सीधी है। कब तक? जब तक ये किसी से टकराए ना। जब तक किसी से नहीं टकराएगी तब तक जो लाइट है हमारे पास में वो एकदम स्ट्रेट मूव करती है, सीधी मूव करती है। बात समझ में आ गई? ओके, अब यहीं पे हम आगे चलते हैं। इसमें लाइट को ही देखते हैं कि लाइट का जो नेचर है, लाइट का जो प्रकृति है, लाइट का जो स्वभाव है, ये दो तरह का होता है। ऐसा बताया जाता है साइंटिस्टों के द्वारा। न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया था हमें कि जो लाइट है उसके दो नेचर हैं, यानी कि डुअल नेचर इसका होता है। डुअल नेचर होता है, एक होता है इसका वेव नेचर, एक होता है इसका पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या होता है? तरंगीय प्रकृति। और एक हमारे पास में होता है कणीय प्रकृति। मतलब क्या है कि कहना है अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों का कि जो लाइट है वो कई बार तो पार्टिकल गुण दिखाती है, जैसे कि कण होते हैं ना, पार्टिकल्स जो होते हैं, उस तरीके से जो है मूव करती है और वो गुण दिखाती है। और कई बार उसका जो गुण होता है वो वेव नेचर होता है। जैसे ऐसे जो वेव जाती हैं, तरंगे जो जाती हैं, आपने तरंगे देखोगे पानी में उठती हुई वेव्स जो देखी होंगी, वो वेव्स होती हैं। तो उस तरह की मतलब ऐसी, मतलब ये वेव नेचर शो करती है। और कई बार ये पार्टिकल नेचर ऐसे
इसको भी शो करती है, ऐसा हमें जो है इसका मानना है। लेकिन बात तो यह है कि दोनों ही गुण दिखाती है। तो अगर लाइट से आपको, अगर कोई पूछे लाइट के बारे में कि लाइट कैसा नेचर दिखाती है, तो लाइट है कैसी वेव, तो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो लाइट क्या है, लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये एक वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही शो करती है। डुअल नेचर होती है, दो दो गुण दिखाती है, लेकिन अगर हम एक ही इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ये जो है शो करती है। एक बात और, लाइट को मूव करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे साउंड है हमारा। ठीक है, मैं थोड़ा हट के बताता हूँ आपको एक पहलू पे बातें। ये साउंड है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम एक रूम में बैठे हैं दो जने और आपस में हम बात कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे मुंह से जो साउंड निकल रहा है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है और वो तुम्हारे पास आराम से पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में एक मीडियम है जिसका नाम है एयर, ठीक है, या गैसेस। तो लाइट जो है, मतलब साउंड जो है, वो गैसेस में मूव करता है, सॉलिड में भी मूव करता है, लिक्विड में भी मूव करता है। वो हालांकि अलग अलग बात है कि इनकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मूव तो करते ही हैं। क्यों? हाँ, और आगे बात करें हम लाइट के बारे में, लाइट आती है हमारे पास सन से पृथ्वी तक। तो जब सूरज से पृथ्वी तक लाइट आती है तो बीच में पड़ता है वैक्यूम, यानी कि स्पेस पड़ता है, अंतरिक्ष पड़ता है, जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता। वहाँ पे साउंड नहीं जाता कभी भी। तुमने देखा होगा जो स्पेस में जो यात्री जाते हैं वो साउंड का यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे हम एक दूसरे की बात सुन ही नहीं पाते, क्योंकि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बात क्लियर हो गई? हाँ, अगर ये पार्टिकल नेचर दिखाती सिर्फ, तो इसको भी मीडियम की आवश्यकता पड़ती, लेकिन मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, और ये सीधी रेखा में गति करती है, कभी मुड़ती नहीं है। तो ये लाइट के बारे में बात है। लाइट के बहुत सारे फेनोमेना हैं, लाइट की बहुत सारी एप्लीकेशन जिसमें हम काम करेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रेयरफैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपके सिलेबस का होगा हम उसको पढ़ाएंगे, जो नहीं होगा उसको हम स्किप कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वही हमारे चैप्टर का नाम भी है और वही हमारा अगला टॉपिक भी है। तो हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन, यानी कि ये हमारा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो मैं आपको परावर्तन के बारे में बताऊं एक चीज़, क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है परावर्तन। देखो ऐसा है कि जब लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है या किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है लाइट, तो जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो जनरली वो तीन जो है वहाँ पे हमें कंडीशंस दिखाई देती हैं। जो पहली कंडीशंस हमारी होती है वो होती है अवशोषित करने की, यानी कि एब्जॉर्व करने की। यानी जब लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ेगी, जैसे मान लो कपड़ा ही हमारे पास में बड़ा गंदा सा कपड़ा है, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि लाइट इसके ऊपर पड़े तो ये लाइट को क्या कर ले, एब्जॉर्व कर ले अपने अंदर, अवशोषित कर ले। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? एब्जॉर्व करने की होती है, अवशोषित करने की होती है। अवशोषित समझते हैं ना, अपने अंदर सोख लेना, समा लेना। ठीक है, हाँ। सेकंड की जो बात करें, दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है संचारित की, ट्रांसमिटेड की, यानी कि संचारित की। उसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास एक कांच का शीशा है, मैं दर्पण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शीशे की बात कर रहा हूं। जैसे दारू का गिलास होता है ना, वो जो कांच का बना होता है, मैं उस कांच की बात कर रहा हूं। आप देखोगे कि उसमें से लाइट आर पार निकल जाती है। ठीक है, जैसे गाड़ियों के शीशे होते हैं, घर में हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बाहर जब धूप पड़ती है तो शीशों से धूप अंदर आ जाती है ना। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिटेड हो रही है, संचारित हो रही है शीशे के अंदर से। ठीक है, हाँ। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है। पहला क्या कॉन्सेप्ट था? पहला ये था कि अवशोषित करती है, एब्जॉर्व करती है लाइट जबकि सरफेस पे पड़ती है तब। जैसे मान लो इस बोर्ड पे है, या ऊपर बात कर लेते हैं दीवार पे, चलो नहीं दिख रही आपको, कपड़े की बात ही कर लेते हैं। इस कपड़े पे लाइट पड़ रही है तो इसको एब्जॉर्व कर ले रहा है, अपने अंदर अवशोषित कर ले रहा है। लेकिन वहीं हमारे पास में ग्लास होता या कांच होता, शीशा होता, जैसे खिड़कियों के शीशे होते हैं ट्रेन के, बस के, कार के, वो उनमें से आर पर लाइट चले जाती है क्योंकि वो संचारित कर लेते हैं, ट्रांसमिटेड कर लेते हैं। और तीसरा जो पहलू है वो है रिफ्लेक्शन का, यानी कि परावर्तन का। उसी को ही पढ़ना है हमें, उन दो को में नहीं पढ़ना है।
लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप समझ चुके होंगे दोनों के बारे में कि एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना, अपने अंदर इकट्ठा कर लेना, और ट्रांसमिट का मतलब होता है कि आर पार कर देना चीज़ों को। और अगला हमारा लास्ट है रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, यही मैंने यही पढ़ना है। तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। हाँ, तो रिफ्लेक्शन के बारे में बता दूं आपको एक बात कि रिफ्लेक्शन हमेशा प्लेन सरफेस पे होता है। ऐसा नहीं है कि कोई खुड़खुड़ी सरफेस हमारे पास में हो या कोई रफ सरफेस हमारे पास में हो और हम चाहें वहां पर रिफ्लेक्शन हो पाए, नहीं हो पाएगा, और हो पाएगा तो बहुत ही ना के बराबर या बहुत कम होगा। अगर हमें एकदम क्लियर रिजल्ट चाहिए तो हमारे पास जो सरफेस होनी चाहिए एकदम प्लेन होनी चाहिए। जैसे हमारे पास बोर्ड है, एकदम प्लेन सरफेस है, या घर में जो दर्पण होता है हमारा, आईना, शीशा जिसमें अपनी शक्ल देखते हैं, वो तो उसको होना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, क्या होता है रिफ्लेक्शन, मैं बताता हूँ आपको। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब कोई लाइट रे यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्लेन सरफेस पर पड़ती है और पड़ने के बाद में टकराती है, टकराने के बाद वहां से मुड़ जाती है, किधर भी मुड़ सकती है, जिधर भी मुड़ती है, कहीं हम उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि मुड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हमारे पास प्लेन सरफेस है, सपोज दैट ये है, ये हमारे पास में एक मिरर है, ये देखो, इसके पीछे हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन बनाने। ये डिजाइन नहीं है भैया, ये पॉलिश करी है हमने इसके ऊपर। ये मिरर है, दर्पण है, ये मिरर है, दर्पण है। अब एक लाइट रे आई, ऐसे आई, इसके ऊपर पड़ी, टकराएगी, और टकराने के बाद में क्या होगा, आर पार तो जाएगी नहीं, क्योंकि भाई दर्पण है, पीछे पॉलिश भी हो रही है उसके, है ना। तो टकराए क्या होगी, ये वापस हो जाएगी, ऐसे हो जाती है ना वापस। आपने देखा होगा सर्दियों में जब हम नहाते हैं या छत पे जब हम कभी जाते हैं अपने शीशे को लेकर के, तो दूसरे के पड़ोसी छत पे शीशा मारते हैं, इस तरीके से चमक मारती है, चौंध मारती है आंखों में। तो वो इसी वजह से ही होता है कि लाइट जो आती है वो टकरा के वापस चली जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन है, ये परावर्तन है हमारा। क्या है परावर्तन, ये परावर्तन मतलब ये है कि कोई लाइट रे आती है, ये लाइट रे है, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की वो किरण आती है और किसी प्लेन सरफेस से, प्लेन सरफेस है यानी कि मिरर यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है उसका, प्लेन सरफेस कुछ भी हो सकती है। तो प्लेन सरफेस पे पड़ने के बाद में अगर प्रकाश किरण मुड़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, उसे बोलते हैं परावर्तन। इज दैट क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को ही हम पढ़ेंगे दोबारा से, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिरर बनाते हैं यहाँ पे दोबारा से। ये बनाया हमने, इस बार मेरे को लिटा दिया हमने और इसके पीछे पॉलिश कर दी हमने, तो ये मिरर हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे दर्पण मिरर, ठीक है। क्या है कि ना कि एक लाइट रे आई, यहां से लाइट आई, जैसी लाइट आई इसके ऊपर टकराई, और जैसे ही लाइट, कोई लाइट आती है और आके मिरर पे पड़ती है, मतलब वो प्रकाश किरण जो फॉल ऑन द मिरर, यानी कि जो मिरर पे पड़ती है, उसका नाम होता है क्या, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। बात समझ में आ गई। ये आपतित किरण है क्योंकि ये आ रही है और मिरर पे पड़ रही है। जिस जगह पर ये पड़ेगी उस पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, ठीक है। और उसी पॉइंट पे से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जिसको मैथ्स में परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। यहां पे इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। इस तरीके से बनेगा वो, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल अभिलंब। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं समझ में आई भाई, आ गई। अब एक बात और है कि जो लाइट रे आएगी, ये जब जिस पॉइंट पे पड़ेगी ना, जहां पे टकराएगी, उस पॉइंट पे टकराने के बाद में मुड़ेगी भी तो, रिफ्लेक्टेड भी तो होगी, वहां से जाएगी मुड़ के कहीं ना कहीं। तो जब ये पड़ेगी तो इधर ये ऐसा करके आ चली जाएगी, वापस चली जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। ये रिफ्लेक्टेड रे है। और ये क्या है, ये तो मिरर है, लिखा हुआ है मैंने। अब यहां पे एक बात और है भैया कि जो इंसिडेंट रे आती है, तो यहां पे जब आती है तो एक यहां पे एंगल बनाएगी, इस एंगल को बोलते हैं आई, ठीक है। इसको एंगल आई बोलते हैं, नाम क्या है इसका, एंगल ऑफ
इंसिडेंस। अब जब इधर एंगल आई बनाएगी तो दूसरी साइड एंगल आर बनाएगी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं हिंदी में आपतन कोण। बात समझ में आ गई? ओके। अब यहां पे क्या है कि रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं, मैं आपको दोनों नियम बता देता हूं यहीं बोर्ड पे ही। नियम क्या है कि पहला नियम कहता है, मैं यहीं लिख देता हूं, दोनों छोटे से नियम है। पहला नियम कहता है कि जो एंगल आई है यानी कि ये वाला, वो हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ आर के, यानी कि इसके, यानी कि ये वाला जो कोण है वो ये वाले कोण के हमेशा बराबर होगा। अगर ये लाइट थोड़ी नीचे झुक जाती तो ये लाइट थोड़ी नीचे झुक जाती, ये थोड़ी ऊपर आ जाती तो ये भी ऊपर आ जाती, क्योंकि जितना एंगल आई बनेगा उतना ही एंगल आर बनेगा। ये रिफ्लेक्शन का नियम है पहला। नियम नंबर 2, दूसरे नियम की बात करें तो दूसरे नियम क्या कहता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन लाई। क्या लाई करते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों किरणें हमारी लाई करती हैं सेम प्लेन पे। ये दूसरा नियम है। नियम नंबर 1, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नियम नंबर 2, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाई ऑन ए सेम प्लेन, दैट इज रिफ्लेक्शन। आप रिफ्लेक्शन समझ चुके होंगे आशा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में जरूर रखना है, इसके बिना आगे चीज़ें चैप्टर में नहीं होने वाली हैं। तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। ठीक है, समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले कुछ थोड़ी टर्म है जो चैप्टर में यूज होने वाली हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु एंड इमेज यानी कि प्रतिबिंब। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हर वो चीज जिसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो साक्षात हमें दिखाई देती है, उसको हम जो वस्तु बोलते हैं। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये ग्लोब है, ठीक है, ये एक वस्तु है। ये पेपर वेट है, ये भी एक वस्तु है। मैं भी वस्तु हूँ, दिख पा रहा हूँ आपको। मार्कर भी वस्तु है, बॉडी वस्तु है। यानी कि हर वो चीज़ जिसको हम देख पाते हैं, जिसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, भौतिक रूप में दिखती है, साक्षात जो दिखाई देती है, वो वस्तु होती है। अब वस्तु दो तरह की हो सकती है, वस्तु छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। ऑब्जेक्ट जो है छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जो ऑब्जेक्ट है छोटा उसको हम स्मॉल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डिमिनाइज्ड वस्तु बोलते हैं, छोटी वस्तु बोलते हैं, अत्यधिक लघु वस्तु बोलते हैं। दूसरी वस्तु हमारी बड़ी हो सकती है, जिसको मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, बड़ी वस्तु बोल सकते हैं, आवर्धित वस्तु बोल सकते हैं। मतलब भाई सीधी सी बात तो यह है कि छोटी वस्तु को छोटी वस्तु बोल सकते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट, बड़ी वस्तु को बिग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और ऑब्जेक्ट होता क्या है? वो चीज़ जो हमें दिख जाए, जिसका फिजिकल अपीयरेंस हो, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। बात करते हैं इमेज की। इमेज थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इमेज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं इमेज। एक होती है हमारी रियल इमेज और एक हमारी होती है वर्चुअल इमेज। रियल को बोलते हैं वास्तविक और वर्चुअल को बोलते हैं हम आभासी। प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब होती क्या है उसको देखते हैं। भैया रियल इमेज क्या होती हैं? जो रियल में होती हैं, यानी कि अब रियल में भैया तो मैं कैसे पता लगेगा? पता ऐसे लगेगा जैसे रियल का मतलब है कि हम खड़े हुए हैं आराम से सूरज के सामने, सुबह के 7 बज रहे हैं, हम खड़े हैं बाहर सूरज के सामने, तो सूरज उधर से निकल रहा है, हमारे ऊपर पड़ रही है उसकी किरणें, और इधर हमारी क्या बन रही है? परछाई बन रही है। तो हमारी वो कौन सी इमेज है? वो हमारी रियल इमेज है। ठीक है, हाँ। रियल इमेज क्या होती हैं कि ऐसी इमेज जो हमें कहाँ पे मिले? द इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, ऑन ए स्क्रीन, पर्दे पर प्राप्त होने वाली
ऐसी इमेज जो पर्दे पर प्राप्त हो उसे हम रियल इमेज बोलते हैं। जैसे सिनेमा घरों में आपने देखा होगा कि पर्दे पर फिल्में चलती हैं, वहाँ पे इमेज दिखाई जाती हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में, और वो एकदम मोशन में जब हो जाती हैं तो हमें लगता है कि मूवी चल रही है। एक्चुअली में पिक्चरें नहीं होती, तस्वीरें होती हैं वो, तो वो हमारी रियल इमेज है। वो इमेज जो हमें पर्दे पर मिले हैं वो रियल इमेज। जो पर्दे पर ना मिले, जैसे दर्पण में मिलती हैं, हमें आईने में मिलती हैं, पर्दे पर प्राप्त ना हो, नॉट ऑन स्क्रीन, मतलब ऐसी इमेज जो हमें पर्दे पर ना मिले वो वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज। जो पर्दे पे मिल जाएं वो रियल इमेज। रियल इमेज के मैंने एग्जांपल दिए आपको सिनेमा घरों में, या फिर हमारी परछाई कहीं पे बनना, शैडो बनना। और वर्चुअल इमेज का मतलब है कि जो इमेज हम अपनी देखते हैं शीशे के अंदर, या किसी की आंखों के अंदर हम अपना चेहरा देखते हैं, या चम्मच में, थाली में, बर्तनों में अपनी शक्ल देखते हैं, वो सभी कैसी हैं? वो सभी वर्चुअल इमेज होती हैं। बात क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। इसमें क्या करना, हमें एक इमेज बनानी है। हमारे पास मिरर होते हैं 3 तरह के, हमें अभी 3 तरह के मिरर पढ़ना है इस चैप्टर में। एक है कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर, एक है प्लेन मिरर। तो पहले हम प्लेन मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर, ठीक है, वही सीधा सीधा सा मिरर है, प्लेन मिरर। ये जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताया वो भी प्लेन मिरर पे ही बताया था, समतल दर्पण में बताया था। तो आइए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये हेडिंग है आपकी, ये हमने टेढ़ी डाल दी है, कोई बात नहीं, आपको सीधी लिखनी है। मतलब समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहां पर हम प्लेन मिरर लेंगे एक, ये लिया हमने प्लेन मिरर, इसके पीछे पॉलिश कर दी हमने, तो हमारा एक मिरर जो है क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसमें हम इमेज कैसे आएंगे? जब शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो उसमें कैसे हम अपने आप को देख पाते हैं, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। तो जैसे मान लो कि ये मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से एक लाइट रे डालेंगे हम, वो लाइट रे ऐसे जाएगी, जैसे यहाँ पे जाएगी आपको पता है कि एक नॉर्मल बनाएगी, और नॉर्मल बनाने के बाद में जितने एंगल बनाएगी उतने एंगल से वापस भी आ जाएगी, ठीक है, ओके। और एक लाइट हम सीधी डालेंगे इसके ऊपर, ऐसे वो सीधी जाएगी, टकराएगी, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, वहीं नॉर्मल बनेगा, तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनेगा, यहीं नॉर्मल बनेगा, तो यहीं से ही वापस भी आ जाएगी, ये भी वापस आ जाएगी। तो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये तो कभी मिलेंगे नहीं आपस में, तो क्यों ना हम इसको उस तरफ बढ़ा लें, इमेजनरी लाइनें बना लें। तो इधर लाइन खींचेंगे हम इमेजनरी इस तरीके से, उसकी सीध में जहाँ तक जा रही खींच देते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है भैया। अब ये लाइन है ऐसे आ गई, तो उसको उधर भेज के देखो, तो हल्का हल्का ऐसे जाएगी, ये यहाँ पे काट रही है, तो यहीं पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। ये क्या था हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है, और वो हमारी क्या है, वो हमारी इमेज है। इस तरीके से हम दर्पण में अपने आप को देख पाते हैं। देखो, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी हमारी इमेज है। इसकी 4 प्रॉपर्टियां होती हैं, मैं चारों प्रॉपर्टी लिखने की कोशिश करता हूं। पहली प्रॉपर्टी, इमेज फॉर्म सेम एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइज की इमेज होगी भाई, सेम साइज यानी कि समान आकार की। मतलब जितनी बड़ी तुम्हारी वस्तु होगी उतनी बड़ी तुम्हारी इमेज बनेगी। दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, प्लेन दर्पण की, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी बात करूं, सेम डिस्टेंस, समान दूरी। देखो भाई, जितनी दूरी पे ये होगी उतनी ही दूरी पे वो भी बनेगी। अगर यहाँ पे आपको देखना थोड़ी दिक्कत होती है तो बोर्ड पे लाइन खींचने थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आप कॉपी में खींचेंगे तो सही खींचेंगे, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, हमेशा कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। और लास्ट बात जो इंपॉर्टेंट है, कैसी बनेगी, रियल की वर्चुअल? भैया बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी भाई।
मतलब कैसी होगी, आभासी। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो ना कि रियल की लाइनें इधर आ रही हैं और वो टकरा के तो वापस जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रियल की लाइनें नहीं है, यहाँ पे तो हमने लाइनें इमेजिनरी खींची है ना, आभासी लाइनें खींची हैं खुद ही। जब हम खुद ही जो है आभासी लाइनें खींचेंगे, इमेजिनरी लाइनें खींचेंगे, काल्पनिक रेखा खींचेंगे, तो उसको मिलने के बाद जो इमेज बनेगी वो तो भैया काल्पनिक ही बनेगी, वो तो आभासी ही बनेगी, वर्चुअल ही बनेगी। तो ये कैसी बात हो गई कि आभासी इमेज बनाती है वर्चुअल। ये चारों प्रॉपर्टियां हैं इसकी। तो ये हमने पॉइंट साइज इमेज बनाई है। फिर इसके बाद एक इमेज बनाई जाती है एक बड़ी, ये तो छोटी बनाई है पॉइंट साइज की, एक बड़ी इमेज और बनाती है, मैं उसको और बता देता हूँ आपको एक बार, जो है थोड़ा सा समय और लगेगा बस आपका, ठीक है, फिर हम क्लास को खत्म कर देंगे आज यहीं पे। वो छोड़िए, जब बड़ी इमेज बनाते हैं प्रॉपर्टी तो वही सेम रहेंगी इसके अंदर भी। आप थोड़ी बड़ी इमेज देख लो एक बार, ये हमारे पास मिरर है, यहां पे मान लो यहां पे हमने वस्तु रखी इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइट डालेंगे यहां से, ऐसे लाइट डाली हमने इसके ऊपर, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएगा ये, यानी कि एंगल आई बनाएगा, और फिर यहाँ से एंगल आर बनाएगा। लेकिन ये इधर जा रही है, इधर कोई फायदा नहीं, हम उधर बढ़ा देंगे लाइनों को। तो इधर हम लाइन क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा दिया। अब यहाँ से लाइन डालेंगे, सीधी जाएगी ऐसे, टकरा के वो वापस आ जाएगी, उसको भी आगे बढ़ा देते हैं, तो वो भी आगे क्या हो जाएगी, वो भी आगे बढ़ जाएगी। अब यहाँ से एक लाइट डालेंगे ऐसे, तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएगी, फिर यहाँ पे एंगल आई बनाएगी, और यहाँ पे फिर एंगल एक जो है आर बनाएगी, ये वापस आ जाएगी, इधर जा रही थी टकरा वापस आ गई। लेकिन उसको भी उधर बढ़ा कर देख लेते हैं, तो इधर बढ़ा लेते हैं इसको भी। अब हमारे पास ये है, इसको सीधा करते हैं, ठीक है, ये जाएगी सीधी टकराएगी ऐसे, और टकरा के वापस आ जाएगी, तो जब वापस आ जाएगी तो इसको भी आगे बढ़ा देंगे हम। तो यहाँ मिला है ना, थोड़ी गलती हो गई आगे पीछे लाइनों से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्या बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी। वो थोड़ी मिस्टेक हो गई, अगर जब इस तीर ये लाइन हमारी ऐसे ना जा करके ऐसे जाती, तो ये यहाँ पे काटती दोनों लाइनें यहाँ पे, तो लगभग लगभग हमारी इमेज बन जाती। ये हाईली ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी कैसी बनेगी, हाईली बनेगी, सेम साइज बनेगी, सेम टू सेम चीज़ें होंगी। अब बात आ रही है भैया आप ये किरणें कहाँ से भेज रहे हो वस्तु की, तो किसी भी इमेज को बनाने के लिए कम से कम दो लाइनें आपस में काटनी बहुत जरूरी है। कम से कम दो लाइनें आपस में काटेंगी तभी इमेज बनेगी, और ज़्यादा तो कितनी भी काट लें, लेकिन दो से कम में इमेज नहीं बनेगी कभी भी। तो कभी अगर सवाल बाई चांस बनता है पेपर में उठ पटांग कि इमेज बनाने के लिए मिनिमम हमें कितनी लाइनें चाहिए जो इंटरसेक्ट करें, तो दो लाइनें, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो खत्म हो गया है प्लेन मिरर। कुछ इसके फिर प्लेन मिरर के यूज़ हैं, वो यूज़ क्या है आपको मैं बता देता हूँ, लिखने की तो जरूरत नहीं है, बुक में लिखा हुआ पढ़ लेंगे वहाँ से। प्लेन मिरर का यूज़ है, हम नाई की दुकान पे इसका यूज़ करते हैं। नाई जो है शीशे लगाता है दुकान पे, तो वहाँ प्लेन मिरर हम देखते हैं। घर में सेविंग में हम इसका यूज़ कर लेते हैं प्लेन मिरर का। और इसका यूज़ जो है सुनार भी करते हैं अपनी दुकानों को सजाने के लिए, ठीक है। डॉक्टर भी करते हैं, डेंटिस्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, तो बस यहीं रखते हैं चैप्टर को, चलते हैं। जब तक के लिए अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।